दोस्तों, कोरोना का ये समय बहुत लंबा, बहुत परेशानियों भरा निकला है। भारत के लोगों के यदि पर चेहरों पर देखें, तो हर चेहरा मुरझाया हुआ है, आँखों में झाइयाँ बनी हुई हैं। हमारे देश के लिए कोरोना का संकट जितना नहीं है, उतना जनता के चेहरे पर भय का वातावरण है। लोग साँस मास्क की वजह से अच्छे तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना भी है कि यदि साँस प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं जाती है, तो बहुत शरीर के लिए परेशानी का विषय है। एक तरफ डॉक्टर कहते हैं कोरोना नाम का वायरस है, दूसरी तरफ ये अतुल कोठारी साहब, डॉक्टर एमडी, एमबीबीएस कहते हैं कि ये कोरोना एक वायरस जो इस तरीके से लोगों ने भ्रम फैलाया है, कैसे भ्रम सारी दुनिया के अंदर कार्य कर रहा है। उनने शंका जताई है कि इसमें कुछ लोग मिले हुए हैं। विश्वास नहीं होता। ऐसा लगता है कि देश और दुनिया की रक्षा करने वाले व्यक्ति ऐसा भ्रम क्यों फैलाएंगे। आश्चर्यचकित हैं। एक कोरोना के मरीज के लिए हम भी देखने के लिए गए। मेरे साथ में डॉक्टर साहब थे। मैंने उनसे पूछा कि इस लड़के के लिए क्या तकलीफ है। लड़के से भी पूछा। उसका कहना यह था कि मुझे गहरी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो मैंने कहा कि अक्सर बारिश के मौसम में प्रदूषित पानी आता है, जिसकी वजह से बहुत से बैक्टीरिया हमारे शरीर में चले जाते हैं। उसका संक्रमक जो है हमारे फेफड़ों लंग्स में हो जाता है, जिसके कारण हमारा श्वसन तंत्र, ब्रीथिंग पावर डैमेज हो जाता है। इससे भी हमें परेशानी होती है। तो उनके पिताजी ने ये कहा कि हमने डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने कहा है कि कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। दूसरे दिन मालूम पड़ा कि वो बच्चा जो है क्वारंटाइन हो गया। डॉक्टर साहब के यहाँ मेरा रोजाना उठना बैठना होता है। मैंने उनसे पूछा, तो डॉक्टर साहब आपने तो कहा था कि वायरल इन्फेक्शन है, फिर ये स्थिति कैसे बनी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे हिसाब से मैं तो 40 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने अध्ययन किया है, ऐसा कुछ नहीं। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है। खैर, सरकार सारा सारा वर्ल्ड जाने क्या व्यवस्था है, अच्छी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कब तक चलेगा। आर्थिक तंगी का वातावरण पैदा हो रहा है, लोग परेशान हैं। कई स्कूल बंद हो गए हैं, जिनमें 10-10, 25-25 लोग स्टाफ के काम करते थे। सबकी आय प्रभावित हुई है, बेरोजगार हो गए हैं। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा था कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के लिए ये फैसला लेना चाहिए, जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनके लिए कम से कम 5-5 हज़ार रुपए इस काल में और बेरोजगारी भत्ता के रूप में दे दिए जाएं, तो उनका जीवन सुलभ हो जाएगा, परिवार की स्थिति ठीक हो जाएगी।
और जैसे ये कोरोना काल बहाल होता है, हम इस महामारी से अगर बाहर निकलते हैं, जो भी है, फिर हम जो व्यक्ति सर्विस कर रहे हैं, उनको राशि फिर ना दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वास्तविकता में बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, ऐसे बेरोजगार भाइयों के लिए 5,000 रुपये मासिक देना नीतिगत तरीके से ठीक भी है और आवश्यक भी है। हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। ऑनलाइन प्रक्रिया जो है, किसी भी योजना को लेकर अगर ऑनलाइन प्रक्रिया है, तो हमें आधार कार्ड को प्राथमिकता देते हुए और अन्य डॉक्यूमेंट्स जो उसमें सम्मिलित किए जाते हैं, उनके आधार पे हितग्राही के लिए हितकारी योजना से लाभान्वित कराना, सीधे लाभान्वित कराना, ये भी आवश्यक है। सरकार के लिए ये जवाबदारी डायरेक्ट उनके खातों से जोड़ते हुए कार्य करना चाहिए। सरकार भी नहीं नकार सकती है और डिपार्टमेंट के जो व्यक्ति हैं वो भी नहीं नकार सकते हैं। भ्रष्टाचार है, हमें इसको स्वीकार करना होगा। हमें बहुत से बीच के बिचौलियों के लिए खत्म करना होगा। जिनके लिए तनख्वाह मिलती है, भ्रष्टाचार उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बाद में भी करते हैं। भ्रष्टाचार के कारण न्याय प्रभावित है। लोग पैसों के दम पे न्याय के लिए खरीद लेते हैं। मैंने 12 वर्ष तक वकालत में रहकर प्रैक्टिस की है। मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। मेरे पास कई मौका आए हैं, लेकिन सारे वकील के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये व्यक्ति इस भ्रष्ट आचरण वाली व्यवस्था में कभी नहीं जुड़ा है। मेरे विषय में जजों के लिए बहुत अच्छे तरीके से एहसास है। कोई भी आवेदन पर यदि कोई पीड़ित व्यक्ति अनुविभागीय अधिकारी को कोई आवेदन देता है, एसडीओपी को कोई आवेदन देता है, कलेक्टर को कोई आवेदन देता है, थाने में यदि कोई आवेदन देता है, तो उसका तुरंत परीक्षण होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 181 पे सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करता है, तो अभी होता क्या है कि जो कंप्लेंट करता है, उसकी कंप्लेंट किस विभाग से संबंधित है, उस विभाग के लिए वह कंप्लेंट भेज दी जाती है। भेजने के बाद में संबंधित अधिकारी क्या प्रतिक्रिया जाहिर करता है और उसके आधार पर कंप्लेंट बंद कर दी जाती है। संतुष्टि के लिए यदि पूछा जाता है, तो मालूम पड़ी कि मोबाइल की उपलब्धता न होने के कारण सीएम हेल्पलाइन से 1-2 बार व्यक्ति प्रयास करते हैं और इसके बाद में फोर्स के साथ में वो शिकायत के लिए बंद कर देते हैं। यह वर्तमान की प्रक्रिया है। L1 अधिकारी, फिर L2 अधिकारी, L3 अधिकारी, तमाम दुनिया भर के एक के बाद एक ऐसे करते रहते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि सीएम हेल्पलाइन में यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी ये कहता है कि मैंने परीक्षण किया और परीक्षण के दौरान ये बात मिली, तो उसमें ये पॉइंट भी जोड़ना चाहिए सीए हेल्पलाइन में
ये रिकमेंड गवर्नमेंट की तरफ से, कर्मचारी की तरफ से रिकमेंड आई है, तो उससे संबंधित वो व्यक्ति डॉक्यूमेंट सीएम हेल्पलाइन में पेश दोबारा तो कर सके, अलग से शिकायत करना पड़े। ये चीज भी जोड़ना चाहिए उसमें कि ऐसी ऐसी कंप्लेंट आई है, इसमें ये रिकमेंड है। उस रिकमेंड के लिए, उस प्रपत्र के लिए फिर उसमें लोड करने का एक ऑप्शन होना चाहिए। और सीएम हेल्पलाइन में अगर कोई कंप्लेंट करता है तो संबंधित अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के अधिकारियों के लिए जवाबदेह होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। अब 90% कंप्लेंट्स केवल इसलिए जो है उनके निराकरण नहीं होते हैं, उनमें केवल अधिकारी अपना मत प्रस्तुत कर देते हैं, उसी आधार पर वो कंप्लेंट्स बंद हो जाती हैं। और जो जिस तरीके से ये सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य है, आम पब्लिक के लिए स्वतंत्र तरीके से अपनी शिकायत के लिए यदि कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो उसकी कंप्लेंट करने का प्रावधान है सीएम हेल्पलाइन। एक सहायता केंद्र अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन सीएम के लिए और पीएम के लिए भी ये एक ऐसी प्रस्ताव पारित करते हुए गवर्नमेंट के अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, थाना, एसडीओपी, कलेक्टर, इनके लिए भी एक निर्देशित करना चाहिए कि कोई भी आवेदन यदि आता है आपके पास में, कोई भी फरियादी आवेदन लेके आता है तो उसको रिकॉर्ड में लिया जाए, पंजीबद्ध किया जाए, उस पर फाइनल डिसीजन 15 दिनों के अंदर अंदर आपने क्या दिया है उसका भी रजिस्टर में निर्णय सबमिट होना चाहिए। अभी क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर आवेदन देता है अधिकारी के लिए, अधिकारी ने लिया, पढ़ा और मालूम पड़ी, पढ़ते भी नहीं है, तो बाबू के लिए दे दिया कि लो उस पर सील लगा के इसके लिए पावती दे दो, बात खत्म। मौके पर सत्यता की अगर खोज होगी, बिजली घर में स्थिति ऐसी ही है। अब तो एक उपाय, एक ऐप आ गया है, उसके माध्यम से व्यक्ति रीडिंग ले लेते हैं, रिकॉर्ड बन जाता है, उसकी हिस्ट्री बन जाती है। समझदार लोग तो ये कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश जो रीडिंग कर्मचारी ले जाते हैं, देते हैं, वो गलत देते हैं। ये मैंने कई बार एहसास किया है और अपने ही उसमें हमने कई बार कंप्लेंट्स भी की है, लेकिन उस पर क्या है कि कोई किसी व्यक्ति ने रियली में तवज्जो नहीं दिया है। सत्य नहीं मरना चाहिए, सत्य तक जीवित रहना चाहिए। बहुत पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति के आधार कार्ड से पूरी संपत्ति का ब्यौरा उसमें जुड़ना चाहिए। एक व्यक्ति के पास में कितनी संपत्ति है, यथार्थ जानकारी जब मिल जाएगी, सारे आधार कार्ड से बैंक अकाउंट कनेक्ट होना चाहिए, गैस सिलेंडर होना चाहिए, कितनी गाड़ी घोड़ा किस व्यक्ति के नाम से, सब होना चाहिए। पारदर्शिता होना चाहिए, इसके पास में क्या है, आधार कार्ड के माध्यम से ही पूरी जानकारी निकलना चाहिए। जितनी हम पारदर्शिता लेके आएंगे, कैशलेस व्यवस्था लेके आएंगे, उतना ही समाज का भ्रष्टाचार हम समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे होंगे। लेकिन हमें कैशलेस व्यवस्था लाने के साथ साथ में लोगों के आर्थिक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। कौन व्यक्ति कितना व्यवसाय कर रहा है, क्या व्यवसाय कर रहा है, उसके लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, किस योजनाओं का लाभ पहुंचा सकते हैं, ये सारी बातें हमें अपने ध्यान में रखनी होंगी। आय के साधन क्या है, विधिवत तरीके से क्या काम कर रहा है कौन व्यक्ति,
बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जैसे वकालत करते हैं, कोई व्यक्ति वकालत नहीं करते, वकील कहलाते हैं, समाज में दूसरा कार्य कर रहे हैं। कितनी आय है, वास्तविक आय कितनी है? दो प्रकार की आय होती है, एक फेक आय होती है, एक वास्तविक आय होती है। कुछ लोग क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए अपने रिटर्न भरते हैं, 3 साल 5 साल भरते रहते हैं। इनकम टैक्स वकील कहता है 5 लाख रुपए की आय इनकम लिखाइए आप, तो आपका क्रेडिट कार्ड अच्छा बन जाएगा। और वास्तविकता में उसकी आय 25-50 हजार रुपए, 60 हजार रुपए सालाना है। ऐसी स्थिति बनती है। हम किसी भी लाभ के लिए यथार्थ से मुंह मोड़ते हुए अगर हम कार्य कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। हमारा मकसद यही है, पारदर्शिता आना चाहिए। हर प्रॉपर्टी का ब्यौरा आपके आधार कार्ड में हो, सबसे लिंक हो। गवर्नमेंट के लिए इस पर फोर्स करना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति की हिस्ट्री उसके आधार कार्ड के आधार पर सामने आ जाए। हर घर के लिए टिक मार्क करना चाहिए, किसके लिए कौन सी सुविधा मिली है, किसके लिए कौन सी सुविधा नहीं मिली है, वो भी आधार कार्ड में पंजीबद्ध होना चाहिए। जब हमारे पास सही रिकॉर्ड होगा तो जो व्यक्ति लाभार्थी नहीं है, लाभार्थी नहीं बन पाए हैं, उनके लिए प्रोत्साहन मिलेगा, वह लाभार्थी होंगे। लेकिन ब्यौरा सटीक आधार कार्ड से सबमिट नहीं होने के कारण इसमें भी फिर धांधलियाई हो जाती है। धांधलियाई ना हो ऐसा हमें प्रयास करना है। हर व्यक्ति के लिए हित मिले, उपेक्षित ना हो, ये सरकार की ही ड्यूटी और जवाबदारी है। सबसे पहले एक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता नगर नगर, पंचायत पंचायत, शहर शहर में है। प्रत्येक घर की आय का ब्यौरा, उसके आय के साधन, उसकी आय, उसकी संपत्ति का ब्यौरा रिकॉर्डेड तौर पे नगर पंचायत में इसका पूरा पूरा ब्यौरा ईमानदारी से सबमिट सुरक्षित होना चाहिए। और नगर पालिका के माध्यम से या प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से हमें ये सर्वे कराने की आवश्यकता सारे देश में है। जब विधिवत तरीके से सर्वे हो जाएगा, हर व्यक्ति की प्रॉपर्टी, घर में कितने व्यक्ति हैं, कितने बेरोजगार हैं, आय के साधन क्या हैं, परिवार का मुखिया क्या काम कर रहा है, परमिट साथ में है कि अलग अलग है, ये सारा ब्यौरा जो है प्रत्येक परिवार का जब देश के पटल पे होगा, यहाँ सबमिट किया, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए जानकारी होना चाहिए। फिंगर से ही पहचान होना चाहिए, फिंगर लगाया कि पूरी जानकारी सामने आ गई। मैं अकाउंट के कौन से अकाउंट में कितना पैसा कहाँ कहाँ है, मैं बैलेंस के पूरा पूरा आ जाए। तो ये बहुत बड़ी एक पहल होगी, एक क्रांति होगी। उस क्रांति से लोग परिचित हो जाएंगे, देश परिचित हो जाएगा। लेकिन अभी
तात्कालिक निर्णय आया है कि आधार कार्ड की प्राथमिकता को खत्म कर देंगे। न्यायालय ने आदेश दिया है कि बैंक में आधार कार्ड आवश्यक नहीं होगा। अकाउंट से लिंक कराने में आधार कार्ड के लिए नकारा है, मोबाइल नंबर के लिए नकार दिया है। ये अगर इस प्रकार का न्यायालय निर्णय दे रही है तो न्यायालय की ये पारदर्शिता देश की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए न्यायालय को सोचने पर विवश होना चाहिए, दोबारा से विचार करना चाहिए। मेरे विचार में तो बिल्कुल सही और सटीक यही निर्णय है कि आधार कार्ड में प्रत्येक व्यक्ति का ब्यौरा, पूरी प्रॉपर्टी का ब्यौरा आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। कितना पैसा बजट उसके अकाउंट में है पूरा होना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति उस बजट को छुपाता है तो वो राष्ट्रीय संपत्ति होना चाहिए। ये क्लियर होना चाहिए। पारदर्शिता होगी, देश सशक्त होगा। कोई भी लेन देन व्यक्ति करता है तो उसका भी ब्यौरा होगा। कैशलेस करेगा तो और अच्छा होगा। कैशलेस करने से यही है कि व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। अगर भ्रष्टाचार करेगा तो वो भी सामने आ जाएगा। अभी भ्रष्टाचार है। लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसी कारण से भी कुटीर लोग निरस्त कर देते हैं। कर्मचारी कई लोगों के आवेदन निरस्त कर दिए। रिकॉर्ड में, ऑनलाइन रिकॉर्ड में अगर देखते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। नगर पालिका की अनुशंसा के लिए ऑनलाइन देखने पर पता पड़ता है। लेकिन 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, लोगों के जब रिकॉर्ड देखते हैं तो कुटीर का पैसा नहीं मिल रहा होता। क्यों नहीं मिल रहा होता? क्योंकि भ्रष्टाचार का पैसा नहीं आता है। भ्रष्टाचार का पैसा इन्हें क्यों दें? इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि लाभार्थी के खाते में सीधे सीधे पैसे डालने का प्रबंध यदि मोदी सरकार और राज्य सरकार करें तो ये जनता के हित में होगा। जहां तक कर्मचारी की बात है, कर्मचारी के लिए ऑलरेडी सैलरी 50,000 से ऊपर मिल रही है। गरीब को क्या मिल रहा है? मध्यम वर्ग के लिए, व्यक्ति के लिए क्या मिल रहा है? छोटे छोटे शहरों में, पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में, गांव में आय के संसाधन नहीं है। लोग बामुश्किल रोटी ही बड़ी मुश्किल में खा पा रहे हैं। यदि 1 रुपए किलो गेहूं, अनाज और ये व्यवस्था अगर गवर्नमेंट ना करे तो बहुत पुअर स्थिति देश में व्याप्त हो जाएगी। विचार करने की आवश्यकता, लाभार्थी के सीधे खाते में पैसे डालने की आवश्यकता है। जितनी भी रिकमेंड है सब जो है ऑनलाइन ही व्यवस्था हो जाए, वो फ्रीली हो जाए। यानी कि सीएससी के माध्यम से, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर कैफे वाले से अपने जो है सबमिट फॉर्म फिलअप करवा सकता है। तभी राष्ट्र हित होगा। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। थैंक्स, धन्यवाद, नमस्कार।